हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो एबीसी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, वैसे तो धरती के अंदर झांक पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम धरती के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और जब हम वहां देखते हैं, पाते हैं कि धरती के अंदर बहुत ही खूबसूरत से लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। कौन है वो जो धरती के अंदर इन खूबसूरत से लैंडफॉर्म्स को बनाता है? तो धरती के अंदर इन खूबसूरत से लैंडफॉर्म्स को कहा जाता है कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। आज के इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कहाँ से आता है, किस गहराई से आता है। कार्स्ट रीजन में जो अंधी घाटी होती है, ब्लाइंड वैली, वो कौन सी होती है, क्यों उसे अंधी कहा जाता है, और अंधी घाटी ड्राई वैली से किस प्रकार से अलग होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और स्पीलियोथेम किसे कहा जाता है, क्या स्टेलेक्टाइट उसका एक पार्ट है, जानेंगे इस आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इसमें कवर करते हैं कि कार्स्ट किसे कहते हैं। देखिए, कार्स्ट एक पठार है जो कि स्लोवेनिया और इटली में स्थित है। आप इस मैप में देखिए, यूरोप के अंतर्गत ये एक देश है स्लोवेनिया, और उसके पास में ही इटली है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पठारी इलाका है, उस पठारी इलाके को कहा जाता है कार्स्ट। कार्स्ट की खूबी क्या है कि कार्स्ट में चूना पत्थर से बनी हुई स्थलाकृतियां मिलती हैं। ठीक है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड वाइड जहां कहीं भी चूना पत्थर से बनी हुई स्थलाकृतियां मिलती हैं, उन स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृतियां कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसी इलाके में सबसे पहले चूना पत्थर से जुड़ी हुई अंडरग्राउंड केव्स देखे गए थे। ठीक है। तो बेसिकली जो कार्स्ट स्थलाकृतियां होती हैं, वो चूना पत्थर से बनी हुई स्थलाकृतियां होती हैं। ठीक है। तो उसका सीधा संबंध होता है चूना पत्थर से बनी हुई स्थलाकृतियां, और इनका निर्माण करता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर आता कहां से है? देखिए, धरती की सतह के नीचे का जो हम डिवीजन है, तो उसमें जो सबसे ऊपरी परत है उसे कहा जाता है असंतृप्त क्षेत्र, अनसैचुरेटेड जोन। ठीक है। ये वो जोन है में मिट्टी पर जो जो दरारें हैं, उन दरारों में पानी के साथ-साथ हवा भी मौजूद होती है। ठीक है? वो दरारें कंप्लीटली पानी से भरी हुई नहीं होती हैं। तो जहाँ तक ये दरारें पानी से भरी हुई कंप्लीटली नहीं होती हैं, वो क्षेत्र कहलाता है असंतृप्त क्षेत्र। ठीक है? इस असंतृप्त क्षेत्र के नीचे दूसरा जोन आता है संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेटेड जोन। ठीक है? जहाँ पर जो दरारें हैं वो कंप्लीटली पानी से फिल होती हैं टॉप लेवल तक। ठीक है? और इन दोनों जोन को जो अलग करता है उसे वाटर टेबल कहा जाता है, जल स्तर। तो जल स्तर ऊपर और नीचे चलता रहता है। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि धरती की सतह किस प्रकार की है। यदि यहाँ पर वृक्षारोपण पर्याप्त मात्रा में है और बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही है, तो पानी इन दरारों के माध्यम से इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे आता है। तो ये वाटर टेबल ऊपर चली जाती है। ठीक है? और जहाँ कहीं सूखा की कंडीशन सामने आती है, तो ये वाटर टेबल नीचे हो जाती है। तो इस प्रकार ये वाटर टेबल ऊपर और नीचे होती रहती है। और इसी के कारण जो भूमिगत जल है, उसकी सतह भी इस वाटर टेबल के द्वारा ऊपर और नीचे होती रहती है। तो इस प्रकार जो भूमिगत जल का निर्धारण है, वो वाटर टेबल के द्वारा किया जाता है। ठीक है? सूखे क्षेत्रों में वाटर टेबल नीचे होती है, और जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश हो रही है, वहाँ पर वाटर टेबल ऊपर चली जाती है। ठीक है? तो भूमिगत जल की जो शुरुआत है वो जल स्तर से मानी जाती है, वाटर टेबल से मानी जाती है। ठीक है? धरती की सतह के नीचे मौजूद सभी जल को उपसतही जल कहते हैं, सबसरफेस वाटर। ठीक है? इसमें असंतृप्त क्षेत्र के अंतर्गत जो नालियाँ हैं, जो दरारें हैं, उसमें मौजूद जल को भी उपसतही जल कहेंगे। ठीक है? भूमिगत जल को तो कहेंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड ज़ोन के इन वाटर्स को भी सबसरफेस वाटर कहा जाता है। तो ये होता है भूमिगत जल, और भूमिगत जल भी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए भूमिगत जल को भू आकृतिक कारक कहा जाता है, और सभी भू आकृतिक कारकों की तरह ये भी अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। ठीक है, फटाफट से जानते हैं अपरदन किस प्रकार से करती हैं। पहला इसमें घुलन क्रिया। तो भूमिगत जल का कार्य उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर चूना पत्थर की मौजूदगी होती है, क्योंकि चूना पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी चूना पत्थर होगा, वहाँ पर घुलन क्रिया बहुत ही सर्वाधिक होगी। ठीक है? तो अपरदन सबसे पहले इसमें घुलन क्रिया के द्वारा होता है। जल गति क्रिया बहुत ही मामूली होती है, क्योंकि हालाँकि अंडरग्राउंड केव्स में रनिंग वाटर भी प्रवेश करता है पुनोर के माध्यम से, अभी हम पुनोर भी जानेंगे। ठीक है? लेकिन ये बहुत ही मामूली होता है, कुछ ही जगहों पर होता है। ठीक है? जहाँ पर सरफेस वाटर नीचे आ जाता है, वहीं पर ये कार्य करता है। ठीक है? अपघर्षण बहुत ही मामूली होता है, क्योंकि नदी बह रही है अंडरग्राउंड केव्स में, तो अपघर्षण की प्रक्रिया भी होगा, लेकिन ये बहुत ही मामूली होगा। सन्निघर्षण भी बहुत ही मामूली होता है। सबसे सर्वाधिक जो अपरदन की क्रिया होती है, वो घुलन क्रिया के द्वारा एक्टिव होती है।
ठीक है? और फाइनली इसमें परिवहन बहुत ही मामूली होता है, ठीक है? बहुत थोड़ा होता है नदियों के द्वारा। फाइनली इसमें डिपॉज़िट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें जानते हैं अपरदन जनित स्थल रूपों के बारे में। भूमिगत जल के द्वारा इस प्रकार के अपरदन जनित स्थल रूप बनते हैं। तो एक-एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले बनता है इसमें लैपिस, ठीक है? देखिए लैपिस जो है धरातल के ऊपर बनती है। अभी तक हमने जो काष्ठ इस तरह की रीतियों की बात की वो सरफेस के नीचे की बात की है, लेकिन जो लैपिस है वो धरातल के ऊपर बनती है, ठीक है? कब बनती है, क्यों बनती है? धरातल पर मौजूद चूना पत्थर की चट्टानों में जब क्या होता है घुलन क्रिया से दरारें बन जाती हैं। तो धरातल के ऊपर जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं, बारिश का पानी जब इन चूना पत्थर की चट्टानों पर पड़ता है, तो इनकी चट्टानों में जो दरारें हैं, सबसे पहले इन दरारों के माध्यम से वो बारिश का पानी इनको घोल देता है, ठीक है? और समय के साथ-साथ ये दरारें चौड़ी हो जाती हैं, जिन्हें खाँच कहा जाता है। आप इस पिक में देख लीजिए कि सरफेस पर जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं, उनमें जो क्रैक्स थे, ठीक है? वो क्रैक्स धीरे-धीरे बड़े हो गए और वो इतने बड़े हो गए कि वो दरारें काफ़ी अधिक चौड़ी हो गई हैं, ठीक है? तो इन चौड़ी-चौड़ी दरारों को क्या कहा जाता है? खाँच कहा जाता है, ग्रूव्स कहा जाता है। खाँचों के बीच के हिस्से ऊँचे, अविघटित और दांतेदार मेढ़ों के रूप में रहते हैं। अब ये सारी चट्टान विघटित नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि इसमें चूना पत्थर के साथ-साथ दूसरे खनिज भी मौजूद होते हैं, जो बारिश के साथ उतने रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? हो सकता है समय के साथ-साथ ये तेज़ी से घुल जाएँ, ठीक है? लेकिन हाल-फिलहाल ये अभी ऊँचे-ऊँचे मेढ़ों के रूप में बचे हुए हैं, ठीक है? तो मेढ़ों और खाँचों के जटिल जाल को लैपिस कहा जाता है। तो सरफेस पर जब इस प्रकार के ऊँचे-ऊँचे मेढ़ और नीचे खाँचों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है लैपिस, ठीक है? और ये बनती है सरफेस के ऊपर। निर्माण की प्रक्रिया कैसे बनती है? चूना पत्थर युक्त चट्टानों की मौजूदगी, तो सरफेस के ऊपर कौन-सी चट्टान होनी चाहिए? चूना पत्थर की चट्टान होनी चाहिए। घुलन क्रिया, वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बनिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है? वो एक सक्रिय घुलक बन जाता है और यह कार्बनिक अम्ल जब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर के साथ जब रिएक्ट करता है, तो वो एक उसको दूसरा यौगिक में कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब घुलनशील बना देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है मतलब घुल जाता है। क्योंकि चूना पत्थर क्या होता है ठोस होता है और वो पानी के साथ रिएक्ट करके जब ये यौगिक बनाता है तो वो घुला हुआ होता है, ठीक है? चूना पत्थर प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुलनशील, ठीक है? और इस प्रकार खाँचों का निर्माण होता है। तो खाँच बन जाती है और बीच वाला टीला ऊपर मेढ़ों के रूप में छूट जाता है और इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है लैपिस। लैपिस को इंग्लैंड में क्लिंट कहा जाता है, जर्मनी में कैरेन कहा जाता है, साइबेरिया में बोगास और डाल्मेशियन क्षेत्र में लैपिस कहा जाता है। इसमें कैरेन नाम काफ़ी फ़ेमस है, लैपिस ये ऐसे कई बार कैरेन भी कहा जाता है। तो आप ये नाम याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स बन सकते हैं। दूसरी जो प्रमुख आकृति वो है घोल रंध्र और उससे संबंधित रूप। रंध्र का मतलब होता है छेद बेसिकली, ठीक है? घोल और ये बन रहे हैं घुलन क्रिया से क्योंकि चूना पत्थर की चट्टानें हैं, ठीक है? सरफेस में चूना पत्थर की चट्टानों में जब घुलने की प्रक्रिया से जब छेद बन जाते हैं, ठीक है? उसे घोल रंध्र कहते हैं और ये जो सारी कैटेगरी आप देख रहे हैं, ये सभी उन घोल रंध्रों के विभिन्न रूप हैं, छोटे से लेकर बड़े रूप, ठीक है? एक-एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला इसमें है विलियन छिद्र, स्वैलो होल्स लेकिन ये फेमस है सिंक होल के नाम से। विलयन छिद्र एक प्राकृतिक अवसाद, डिप्रेशन या गड्ढा होता है जो जमीन की सतह के ढहने या चट्टान के घुलने से बनता है। आप इस पिक में देखिए इतना बड़ा गड्ढे का निर्माण किसने किया है? किसी जेसीबी ने इसका निर्माण नहीं किया है, ठीक है? वरन इसका निर्माण चट्टान के घुलने से हुआ है। बनता कैसे है? घुलनशील आधार चट्टान। देख लीजिए इस गड्ढे के आधार में जो चट्टानें रही होंगी, वो पानी के साथ आसानी से घुलने वाली रही होंगी, ठीक है? मतलब चूना पत्थर की चट्टानें रही होंगी। अम्लीय जल द्वारा घुलन। अम्लीय जल मतलब जो कार्बनिक अम्ल बनता है, ठीक है? मतलब बताएँ कि पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, तो वो कार्बनिक एसिड का निर्माण करता है। वो एक हल्का-फुल्का एसिडिक होता है, ठीक है? उसे ही अम्लीय जल कहा जा रहा है। ये अम्लीय जल काफ़ी अधिक रिएक्टेबल होता है, ठीक है? और इसके द्वारा घुलनशील घुलन की क्रिया बहुत ही तीव्र हो जाती है, ठीक है? और इस घुलने से क्या बनता है, ज़मीन के नीचे गुफाएँ या रिक्त स्थान, कैविटीज़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है? घुलने की प्रक्रिया से यहाँ पूरा गैप बन जाएगा और सतह का ढहना और जब ये गैप बन जाएगा तो ऊपर की चट्टान जब इसको लोड नहीं सह पाएगी, तो ये नीचे धँस जाएगी। तो इस प्रकार के जो गड्ढे होते हैं वो सिंक होल कहलाते हैं। विलयन छिद्र इन्हें कहा जाता है, ठीक है? दूसरी कंडीशंस इसमें है डोलाइन, ठीक है? डोलाइन जो है विलयन छिद्र के बड़े रूप होते हैं। मतलब जो अभी आपने सिंक होल देखा, ये सिंक होल जब बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डोलाइन, ठीक है? और उसी प्रक्रिया से बनते हैं।
ठीक है? इसमें भी वही प्रक्रिया है, बस उसका बड़ा रूप है। घुलनशील आधार चक नीचे का बेस रॉक जब घुल जाए, ठीक है? अम्लीय जल द्वारा घुलन नीचे गुफाएँ बन जाती हैं, कैविटीज़ बन जाती हैं और सरफेस इसमें ढह जाता है, ठीक है? तो इस पीक में देख लीजिए, जब सिंक होल बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं डोलाइन, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इसमें है कार्स्ट खिड़की, बहुत ही खूबसूरत सा फीचर है। कार्स्ट खिड़की वह स्थान है जहाँ एक भूमिगत गुफा की छत आंशिक रूप से ढह जाती है, जिससे भूमिगत प्रणाली की एक झलक सतह पर मिल जाती है। इस प्रकार की फ़ोटोज़ आपने कई बार यूट्यूब में या गूगल में आपने देखी होंगी, ठीक है? कई बार जो जो एडवेंचरर होते हैं, वो इस गुफ़ा के माध्यम से रस्सी से लटक करके इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है? तो इसे कहा जाता है खिड़की, ठीक है? इसका निर्माण कैसे होता है? भूमिगत गुफ़ाओं का निर्माण होता है, सबसे पहले अंडरग्राउंड केव्स का निर्माण होता है, ठीक है? केव का निर्माण कैसे होगा? जैसे अभी सिंक होल के द्वारा निर्माण हो रहा था, घुलनशील प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक है? इसकी बेस जो है घुलनशील चट्टानों से बनी होती है, अम्लीय जल इसमें रिएक्ट करता है, घुल देता है और एक केव का निर्माण हो जाता है, ठीक है? छत का पतला होना। अब ऊपर बारिश के द्वारा जब इसकी सरफेस पर कोई घुलनशील चट्टान मौजूद हो, चूना-पत्थर की चट्टान मौजूद हो, तो बारिश के द्वारा भी वहाँ पर क्या होता है, एक छेद का निर्माण हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है, ठीक है? और धीरे-धीरे वो क्या हो जाती है, गुफ़ा की छत का आंशिक ढहना और वो इतनी पतली हो जाती है, बारिश के पानी के द्वारा वो इतनी घुल जाती है कि उसमें एक गड्ढा हो जाता है और एक खिड़की का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही कार्स्ट खिड़की कहा जाता है, ठीक है? मतलब हम अब सरफेस से इस गुफ़ा के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? इस इस गुफ़ा की छत पर जो ये गड्ढा है, इसे कार्स्ट खिड़की कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा फीचर है। नेक्स्ट इसमें बनता है युवाला। देखिए, युवाला जो है 2 या 2 से अधिक 2 लाइन के विस्तार और आपस में मिलने के फलस्वरूप निर्मित विशाल कार्स्ट स्थलाकृति है। अब 2 लाइन कैसे बन रहे थे? मतलब शुरुआत में क्या बने पहले सिंक होल बने, ठीक है? सिंक होल बने, एक विशाल गड्ढे इस प्रकार से। सिंक होल जब बहुत अधिक विस्तृत हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं डो लाइन, ठीक है? वो कहलाते हैं डो लाइन। यहाँ पर कहा जा रहा है जब 2 या 2 से अधिक 2 लाइन का विस्तार होता है, जब कहीं पर 2 डो लाइन आपस में मिल जाते हैं, ठीक है? तो उनके मिलने के फलस्वरूप जो विस्तृत गड्ढा होता है, वो कहलाता है युवाला, ठीक है? यहाँ पर एक खूबसूरत सा वर्ड है सकुंड, ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है, युवाला को सकुंड भी कहा जाता है, ठीक है? निर्माण कैसे होता है? 2 लाइन का निर्माण होता है सबसे पहले, जैसे कि अभी बताया 2 लाइन का निर्माण होता है, आपस में 2 लाइन का विकास। अब धीरे-धीरे इन दोनों के बीच की जो ये चट्टानी परत है, ये भी घुलन प्रक्रिया से धीरे-धीरे पतली होती जाती है और फाइनली इनका क्या हो जाता है संयोजन होती है, ये घुल जाती हैं कंप्लीटली और इस प्रकार युवाला का निर्माण होता है। इस प्रकार जो 2 बड़े 2 लाइन थे, वो अब एक विस्तृत गड्ढा बन जाता है और इस विस्तृत गड्ढे को कहा जाता है युवाला। नेक्स्ट इसमें है पोलजे, ठीक है? पोलजे जो है कार्स्ट क्षेत्र की सबसे बड़ी स्थलाकृति होती हैं। कई छोटे-छोटे युवाला आपस में मिलकर विशाल पोलजे का निर्माण करते हैं। तो ये सारे क्या है एक चेन बंधी हुई है। सिंक होल से बनते हैं डो लाइन, 2 डो लाइन के मिलने से बनते हैं युवाला और 2 युवाला के मिलने से बनते हैं पोलजे। आप इस तरीके से समझिए, ठीक है? एक तरीके से चेन है ये, ठीक है? पोलजे पूरी तरीके से बंद बेसिन होता है। इसमें कोई सतही नदी नहीं बहती है। जल निकासी हमेशा पोनोर नामक छिद्रों के माध्यम से भूमिगत हो जाती है। अभी हम पोनोर के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है, ठीक है? तो पोनोर में क्या होता है, कोई भी सतही नदी नहीं बहती है, बल्कि नदी कहाँ बह रही है? भूमिगत हो जा रही है, ठीक है? मतलब जब सरफेस वाटर किसी एक बिंदु पर अंडरग्राउंड हो जाता है, ठीक है? तो अंडरग्राउंड जो विस्तृत एक एक कैनाल होती है, जो कि अभी शुरुआती फ़ोटो में दिखाया जिसमें जो एडवेंचरर होते हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनको अंडरग्राउंड ही नदी मिलती है, ठीक है? तो इस प्रकार से विस्तृत एक जो गुफ़ा होती है, उसे कहा जाता है पोलजे, ठीक है? पोलजे को राजकुंड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। राजकुंड किसे कहा जाता है? पोलजे को कहा जाता है। जबकि अभी हमने देखा युवाला को क्या कहा जाता है? सकुंड कहा जाता है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये जितने भी फीचर्स थे, ये सब घोर रंध्र से शुरू हुए। एक छोटा-सा जो रंध्र है, गड्ढा है, वो किस प्रकार बड़े-बड़े सिंक होल 2 लाइन में कन्वर्ट होता है, ये वाला पोल्जे में कन्वर्ट होता है, ये आपने अभी जाना। तो ये था घोर रंध्र, ठीक है? नेक्स्ट इसमें है कार्स्ट प्रदेश की घाटियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़ कर दी है, आप बारी-बारी से समझिए। सबसे पहले इसमें है शुष्क घाटी, ड्राई वैली। यह एक ऐसी नदी घाटी है जिसका निर्माण सामान्य नदी घाटी के तहत हुआ था। नदी की उत्पत्ति का मतलब ये है कि जहाँ पर धारे के रूप में पानी फूटता है, ठीक है? और विभिन्न जलधाराओं के मिलने से, ठीक है? उसमें जल स्तर बढ़ता है।
और पानी बहता-बहता फाइनली क्या समुद्र में मिल जाता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार उत्पत्ति से लेकर अंत तक जिस प्रकार एक नदी की घाटी बनती है, आपने देखा होगा यू वी आकार की घाटी, ठीक है? तो शुष्क घाटी का निर्माण भी सबसे पहले ऐसी नदी घाटी के रूप में होता है, ठीक है? मतलब जिसमें नदी सरफेस पर बहती है। यह बाद में सूख जाती है। क्यों सूखती है? क्योंकि नदी का जल अब भूमिगत हो गया है या जल स्तर नीचे चला गया है। अब किसी कारणवश जो नदी ऊपर सरफेस पर बह रही थी, किसी कारणवश वो अब नीचे अंडरग्राउंड बहना शुरू करती है, ठीक है? तो सरफेस पर बहने के फलस्वरूप क्या होता है, नदी कौन-सी घाटी बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है। तो शुरुआत में यहाँ पर क्या बनता है? वी आकार की घाटी बनती है, ठीक है? मतलब एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जो ये बताता है कि यहाँ पर नदी बहती थी और वो नदी के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है? अब नदी क्या हो गई? अंडरग्राउंड हो गई है, ठीक है? तो ऊपर जो है सरफेस पर नदी सूख गई है। ठीक है? पानी गायब हो जाता है सरफेस पर इसलिए पूरी घाटी उसके शुरुआती बिंदु से लेकर अंत तक सूखी रहती है, इसे ड्राई वैली कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, उसके शुरुआती बिंदु से लेकर अंत तक, ठीक है? मतलब वो अपने उद्गम से ही अंडरग्राउंड हो गई है अब, ठीक है? तो शुरुआत से लेकर अंत तक जो वैली है, वो अब ड्राई वैली कहलाती है। क्लियर? बहुत ईज़ी है। ठीक है? पानी अब अंडरग्राउंड हो गया है। क्यों हो गया है? हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी चट्टान हो, परमिएबल चट्टान हो, मतलब जिसमें पानी आसानी से नीचे चला जाता है। ठीक है? अब आप कहेंगे कि अगर उसमें परमिएबल चट्टान थी तो शुरू में कैसे बना? तो ये भी हो सकता है कि अ, सतह पर जो कठोर चट्टान थी, कठोर चट्टान के नीचे परमिएबल चट्टान, जो मतलब पानी को आसानी से अपने अंदर सोख सके। ठीक है? जिसके द्वारा पानी आसानी से नीचे इन्फिल्ट्रेट हो सके। तो सरफेस की कठोर चट्टान जब तक अपरदित नहीं हुई, तब तक पानी अंडरग्राउंड नहीं हुआ। जैसे ही कठोर चट्टान वी आकार के फॉर्मेशन की वजह से निरंतर कटती चली गई क्योंकि फिर रिवर लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत हमने जाना था, नदी क्या करती है? डाउनवर्ड इरोजन करती है। ठीक है ना? तो लंबवत अपरदन की वजह से जो ये कठोर चट्टान है, जब ये कट जाती है, उसके बाद जब ये परमेबल रॉक्स हमें मिलती हैं, ठीक है ना? तो तब जो है नदी जो है अंडरग्राउंड हो सकती है। ठीक है? तो इस कंडीशंस में बाद में नदी जो है अंडरग्राउंड हो सकती है। ऊपर की जो वैली है, जो सूख गई है, जो वी आकार की वैली है, उसे ड्राई वैली कहते हैं। आप इस पिक में देख सकते हैं, इस प्रकार एक नदी का चैनल आसानी से दिख रहा है कि कभी यहाँ पर पानी बहता रहा होगा, अभी कंप्लीटली सूख गया है। ठीक है? तो इस प्रकार की वैली को कहा जाता है ड्राई वैली। ड्राई वैली के जो एग्जांपल्स हैं सदर्न इंग्लैंड में चॉक एंड लाइमस्टोन ड्राई वैली, ठीक है? बेसिकली इन्हीं क्षेत्रों पर ये ड्राई वैली बन सकती है। अल्कहम वैली यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में रिवर मैनिफोल्ड वैली है। ठीक है? ये सब ड्राई वैली के एग्जांपल्स हैं। दूसरी जो घाटी हमारे सामने है वो है अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। बड़ी अजीब-सी है नाम, अंधी घाटी, ठीक है? यह वो घाटी है जिसकी शुरुआत में पानी बहता है, लेकिन घाटी के निचले सिरे पर पानी एक बड़े सिंक होल या कुनोर में अचानक भूमिगत हो जाता है। मतलब नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है? सरफेस पर पानी बहता है, ठीक है? कंटिन्यू बहता है, लेकिन वर्टिकल इरोजन के कारण कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए कि जब नीचे की परमिएबल रॉक पर सिंक होल डेवलप हो जाए, पोनोर डेवलप हो जाए, तो अब नदी आगे बढ़ने के बजाय इस सिंक होल के माध्यम से नीचे प्रवेश कर जाती है। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, सिंक होल में अचानक भूमिगत हो जाती है। तो नदी की उत्पत्ति हो रही है और सिंक होल में अब पानी नीचे बह रहा है। ठीक है? पानी जो है आगे नहीं जा रहा। ठीक है? पानी यहाँ से कट ऑफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो वैली बनी है वो भी नदी के द्वारा बनी है। ठीक है? अब पानी कंप्लीटली कहाँ से फ्लो हो रहा है? सिंक होल के माध्यम से। तो सिंक होल से ठीक पहले की घाटी का भाग अंधी घाटी कहलाता है। तो अंधी घाटी किसे कहते हैं? उत्पत्ति से लेकर के सिंक होल तक की जो घाटी है, ये अब अंधी घाटी कहलाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इस मामले में कन्फ्यूज़ होते हैं कि सिंक होल के बाद अब नदी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसीलिए उसको अंधी कह रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, उत्पत्ति से लेकर के सिंक होल तक, सिंक होल में नदी अब गायब हो जा रही है, ठीक है ना? तो ये घाटी अंधी घाटी कहलाती है। सिंक होल अक्सर अंधी घाटी के निचले सिरे को चिह्नित करता है। तो ये अंधी घाटी कहला रहा है और ये जो सिंक होल है, ये इस अंधी घाटी के निचले तल को, निचले पॉइंट मतलब यहाँ से इस घाटी इसे अंधी घाटी कहा जा रहा है। तो इस पॉइंट को कहा जाता है सिंक होल, ठीक है ना? सिंक होल जो है अंधी घाटी के निचले सिरे को चिन्हित करता है, ठीक है? आप इस पिक में देख लीजिए, देखिए नदी का जो तल है वो अचानक से इस पॉइंट पर अंडरग्राउंड हो रहा है, इसे सिंक होल कह रहे हैं, ठीक है? सिंक होल नहीं, एक्चुअल में ये कोनोर है, ठीक है? पोनोर अभी हम जानेंगे। सिंक होल में तो हमने सिर्फ एक गड्ढा बताया था जिसमें ऊपर की चट्टान नीचे ध्वस्त हो जाती है क्योंकि नीचे खोखला हो जाता है, ठीक है? लेकिन इसे पोनोर कहा जाता है,
ठीक है? पोनोर में पूरा का पूरा रिवर चैनल सरफेस से सब सरफेस हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, ठीक है? तो इस वैली को ब्लाइंड वैली कहा जाता है, इस वैली को, ठीक है? सिंक होल से आगे नदी की सूखी घाटी को परित्यक्त घाटी कहा जाता है, अबैंडन्ड वैली कहा जाता है। हाँ, कई बार बच्चे इसे ड्राई वैली भी कहते हैं, लेकिन भूविज्ञान की दृष्टि से इसे ड्राई वैली नहीं कहा जाता है। ड्राई वैली सिंक होल के बाद डेवलप नहीं होती है। ठीक है ना? ये सिंक होल के बाद डेवलप नहीं होती है। इस प्रकार की जो सूखी नदी की घाटी है, उसे क्या कहा जाता है? परित्यक्त घाटी, अबैंडन्ड वैली। ठीक है? मतलब नदी अब इसे छोड़ चुकी है। तो आप इसे ड्राई वैली समझने की गलती मत करिएगा। ये ड्राई वैली नहीं है। ठीक है ना? ये ड्राई वैली नहीं है। ठीक है? ड्राई वैली जो है, इसमें नदी की उत्पत्ति से लेकर अंत तक नदी की घाटी सूख जाती है। जैसा कि बताया, उत्पत्ति से लेकर और अंत तक नदी जो है अब अंडरग्राउंड हो जाती है, तो ऊपर की घाटी पूरी तरीके से सूख जाती है, ठीक है? जबकि अंधी घाटी में क्या होता है, इसमें नदी की उत्पत्ति से लेकर सिंक होल तक नदी की घाटी अंधी घाटी होती है। नदी की उत्पत्ति से लेकर और जो सिंक होल बना, ठीक है ना? तो इस प्रकार की घाटी को कहा जाता है अंधी घाटी, ठीक है? और इसके आगे जो पुराना नदी का चैनल था, जिसमें अब नदी नहीं बह रही है, उसे कहा जाता है परित्यक्त घाटी, ठीक है? इसके लिए वर्ड है बच्चों। आप इसको ड्राई वैली मत भूलिएगा, ठीक? ड्राई वैली कंप्लीटली उत्पत्ति से लेकर अंत तक पूरी की पूरी ड्राई हो चुकी होती है। तो ये थी कार्ड्स प्रदेश की घाटियाँ, ठीक है? इसमें एक वर्ड है धस्ती निवेशिका, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंकिंग क्रीक, ठीक है? धस्ती निवेशिका वो जलधारा है जो अचानक सिंक होल पर गायब हो जाती है। जलधारा मतलब नदी है, ठीक है? जो सिंक होल पर गायब हो रही है और ऐसी ही कंडीशंस कहाँ होती है? अंधी घाटी पर होती है, ठीक है ना? मतलब पानी जो है सिंक होल पर गायब हो जाता है। तो अंधी घाटी में बहने वाली जलधारा मतलब नदी को धस्ती निवेशिका कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। आप इस पिक में देखिए, ये ब्लाइंड वैली है, मतलब जो नदी किसी सिंक होल या पोनोर पर अंडरग्राउंड हो रही है, ये ब्लाइंड वैली थी, ठीक है? तो इस ब्लाइंड वैली में जो नदी बह रही है, उस नदी को कहा जाता है सिंकिंग क्रीक या धस्ती निवेशिका, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है। तो धस्ती निवेशिका नदी है और वो नदी जिस घाटी में बहती है, उसे अंधी घाटी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इसमें है पोनोर, हाँ, जिसका ज़िक्र हम बार-बार कर रहे थे पोनोर, ठीक है? पोनोर भी सिंक होल की तरह एक प्राकृतिक भूमिगत छिद्र होता है, लेकिन मतलब जैसे सिंक होल था ना, जिसमें एक विशाल गड्ढा बन रहा था सरफेस पर, ठीक है? क्योंकि नीचे की बेस रॉक क्या हो गई थी, घुल गई थी। तो ऊपर का सरफेस नीचे गिर गया था, तो एक विशाल गड्ढा बन गया था, ठीक है? पोनोर भी सिंक होल की तरह एक भूमिगत छिद्र होता है, लेकिन पोनोर के माध्यम से सतही जलधाराएँ भूमिगत कार्स्ट प्रणाली में प्रवेश करती हैं। लेकिन पोनोर सिंक होल से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? लेकिन पोनोर भी एक विशाल गड्ढे ही होते हैं, लेकिन ये गड्ढे कनेक्टेड होते हैं नीचे की गुफा से, ठीक है? और वो भूमिगत गुफाएँ एक पूरा एक सिस्टम का काम करती हैं, ठीक है? तो पोनोर में सतही जलधाराएँ अब जो पानी यहाँ आएगा, अब जो नदी इसमें आएगी, ठीक है? वो नदी इस पोनोर के माध्यम से केव में बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है? एक चैनल के तहत बहना शुरू हो जाएगी। सिंक होल में क्या हो रहा था, बस वो एक गड्ढा था, वो किसी से कनेक्टेड नहीं था। पोनोर कनेक्टेड होता है अंडरग्राउंड केव से। तो ये एक चैनल का काम करता है। ठीक है? चैनल का काम करता है जिसमें जो सरफेस वाटर है वो सब सरफेस वाटर में बन जाता है। ठीक है? जबकि सिंक होल केवल एक गड्ढा मात्र है जो घुलन क्रिया या ढहने से बनता है। तो सिंक होल केवल एक गड्ढा होता है। पोनोर एक ऐसा गड्ढा होता है जिसमें सतही जलधाराएँ नीचे की गुफा से भूमिगत गुफा से कनेक्टेड रहती हैं। इस पिक में भी देख लीजिए, जो सरफेस वाटर आएगा, वो सरफेस वाटर इस गड्ढे के माध्यम से नीचे की गुफाओं से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना? तो पानी आसानी से ऊपर से नीचे चला जाता है और सरफेस वाटर अब पूरी तरीके से गायब हो जाता है, ठीक है? तो गायब होकर के वो अंडरग्राउंड केव के माध्यम से नीचे निकल जाता है। तो इन इन छेदों को कहा जाता है पोनोर, ठीक है? तो इस प्रकार कार्स्ट क्षेत्रों में इस प्रकार के स्थल रूप बनते हैं, जो कि अपरदन के फलस्वरूप बनते हैं। अब बात करते हैं निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में। चूना पत्थर शैल में निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेप को सामूहिक रूप से स्पीलियोथेम कहा जाता है। जितना भी डिपॉजिट है उन सारे डिपॉजिट को कहा जाता है स्पीलियोथेम। क्या-क्या होता है डिपॉजिट इसमें? सबसे पहला होता है ड्रिपस्टोन, ठीक है? शुष्क कंदराओं की छत से रिसने वाले जल के निक्षेप को, ठीक है? तो जो गुफाएँ हैं, गुफा की छत पर जो पानी की एक बूंद रिस रही है, ठीक है? अब पानी की उस बूंद में सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे खनिज भी हैं और बेसिकली कौन से खनिज होंगे? चूना पत्थर से युक्त खनिज, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट से युक्त खनिज। तो उसके निक्षेप को क्या कहा जाता है? ड्रिपस्टोन, ठीक है? मतलब बेसिकली पानी की एक बूंद। स्टैलेक्टाइट
छत से टपकने वाले ड्रिप स्टोन के स्तंभों को। कंदरा की छत से जब निरंतर ड्रिप स्टोन बनते चले जाएँगे, तो वो पानी के जो निक्षेप हैं, वो निक्षेप धीरे-धीरे एकत्रित होने शुरू हो जाएँगे, इकट्ठे होने शुरू हो जाएँगे और कंदरा की छत पे एक स्तंभ का निर्माण करने लगेंगे, ठीक है? एक 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 रॉक फॉर्मेशन वो करने लगेंगे, ठीक है? तो कंदरा की छत पे इस प्रकार के एक कठोर चट्टानी संरचना वाले भाग को कहा जाता है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट। कंदरा की फर्श पर ड्रिप स्टोन के ऊपरी-मुखी स्तंभों को कहा जाता है स्टैलेगमाइट, ठीक है? मतलब कंदरा की छत से जो ड्रिप स्टोन टपक रही थी और जिसके टपकने के फलस्वरूप बन रहा था स्टैलेक्टाइट, ठीक है? तो स्टैलेक्टाइट के शीट्स से जब पानी की ये बूंद नीचे गिरती है, ठीक है? तो जहाँ पर ये नीचे गिरती है, वहाँ पर भी इस पानी में जो निक्षेप हैं, जो खनिजों के निक्षेप हैं, उसके जमने से जो आकृति बनती है, वो ऊपरी-मुखी मतलब वो ऊपर की ओर बनते चले जाते हैं, ठीक है ना? ऊपरी मुखी, अपवर्ड उनका मूवमेंट होने लगता है, जमाव होने लगता है, तो इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है स्टैलेगमाइट। तो स्टैलेक्टाइट ऊपर से बनते हैं, कंदरा की छत पर बनते हैं और स्टैलेगमाइट स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे कंदरा के फर्श पर बनते हैं, ठीक है? फिर है कंदरा स्तंभ। जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट आपस में मिल जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेक्टाइट आपस में मिल जाते हैं, तो वो बन जाते हैं कंदरा स्तंभ। फिर है ड्रेप या कर्टेन। कंदरा की छत से लटकते सुई के आकार वाले ड्रिप स्टोन को, ठीक है? कंदरा की छत पे जब कभी बहुत बारीक पतले जो ड्रिप स्टोन होते हैं, ठीक है? उन्हें कहा जाता है ड्रेप या कर्टेन और स्टैलेक्टाइट काफ़ी मोटे चट्टानी संरचना टाइप के बनते हैं, ठीक है? तो पतले जो सुई के आकार के हैं वो कहलाते हैं ड्रेप या कर्टेन। नेक्स्ट इसमें हेलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट के पार्श्व भाग से निकलने वाले ड्रिप स्टोन को। अब स्टैलेक्टाइट कहा था कंदरा की छत पे जो स्टैलेक्टाइट बन रहे थे, ठीक है? उसके पार्श्व मतलब किनारों पर जो पानी की बूंद डेवलप होने लगती है, ठीक है? जो ड्रिप स्टोन जमने लगते हैं, वो ड्रिप स्टोन कहलाते हैं हेलेक्टाइट, हेलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट पर जो ये ड्रिप स्टोन जम रहे हैं, वो हेलेक्टाइट कहलाते हैं। इसमें होता है ग्लोबुलाइट, गोलाकार संरचना वाले हेलेक्टाइट को ग्लोबुलाइट कहा जाता है। अब कंदरा की छत पे जो स्टैलेक्टाइट है और उस पर जो किनारों पर जो हेलेक्टाइट है, वो जब गोल आकार के होते हैं, गोलाकार संरचना युक्त होते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या? ग्लोबुलाइट, ठीक है? नेक्स्ट इसमें हेलिग्माइट। स्टैलेग्माइट के पार्श्व भाग में उत्पन्न ड्रिपस्टोन को। अब स्टैलेग्माइट कहाँ बनता है? जो कंदरा है उसकी फर्श पर बनता है स्टैलेग्माइट, ठीक है? तो स्टैलेग्माइट के पार्श्व भाग पे जो ड्रिपस्टोन जो निक्षेप इस प्रकार से जमते हैं, ठीक है? ड्रिपस्टोन के रूप में, इन ड्रिपस्टोन को कहा जाता है हेलिग्माइट। तो ये थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इन सभी प्रकार के निक्षेप को कहा जाता है स्पीलियोथेम, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना कार्स्ट टोपोग्राफी के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।